हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम मैथ पेडागोजी का जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो किसमें सीटेट में पूछा गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पेडागोजी क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा कहाँ से शुरू होगा। क्वेश्चन 16 से शुरू होगा। जी, क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक आप लोग जानते हैं कि जो थ्योरी पार्ट आता है, सॉल्व करने वाला आता है, तो उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग पेडागोजी वाला सेक्शन कर लेते हैं। जब मैं गोरखपुर जाऊंगा तो वहाँ पे, अभी घर पे हूँ तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है नहीं। घर जब गोरखपुर जाऊंगा तो आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा, उसका वो भी बता दूंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है और कैसे कैसे आप लोग को पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो हम कितने क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर रहे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग चंपारण एकेडमी पर क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर के साथ और दोस्तों के साथ। तो हम आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। क्वेश्चन 16 में पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, NCF 2005। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। वन ऑफ द मेजर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इज डेट ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट डज इट इम्प्लाई? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्या में से एक कोष्टीकरण यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन है। यह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, इसका आंसर हम सीधे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको समझने वाला चीज़ नहीं है। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है इसको हम जान जाएंगे तो इसका आंसर लगा देंगे। तो इसका आंसर बी है। देयर इज ए लिटिल सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। यानी यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणितीय शिक्षक के मध्य बहुत कम व्यवस्थित संवाद है। यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? यानी जो हमारे प्राइमरी स्कूल जो 1 से 5 तक के जो मैथ के टीचर है और उसके ऊपर जो 10 तक के मैथ के टीचर है, ये दोनों लोग आपस में बात नहीं करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको याद करेंगे। कुछ कुछ चीज़ याद भी करना पड़ेगा क्योंकि आज सारी चीज़ें हम समझ के ही नहीं लगा सकते। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो फैक्ट होती है उसको वो वहीं रहता है तो उसको याद करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर बी है। क्वेश्चन 17 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन मैथमेटिक्स। यानी निम्न में से कौन सा कथन गणितीय मानकीकृत परीक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद से देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है? जो एकदम पूरा मतलब क्या होता है, एकदम टिप टाप वाला। आप लोग सुनते होंगे कि ये आदमी बहुत स्टैंडर्ड है, ये एग्ज़ाम बहुत स्टैंडर्ड तरीके से लिया जा रहा है, तो वही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है द सब्जेक्टिविटी ऑफ दिस टेस्ट मेक देम कंसेप्चुअल। यानी इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भनात्मक बनाती है। देखते हैं आगे और इससे अच्छा कुछ ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। ऑप्शन बी में क्या है? दीज टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन ए स्मॉल पॉपुलेशन ओनली। स्मॉल पॉपुलेशन पे ही मतलब इन परीक्षा को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एकदम गलत है। दे आर हाईली बाइस्ड, यानी ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जा रहा है तो पक्षपाती होगा। दे डू नॉट गिव एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ ए चिल्ड्रन एबिलिटी। ये बिल्कुल सही बात है कि जब स्टैंडर्ड टेस्ट लेंगे तो उसको क्या होगा, उसके मतलब जो बच्चा है उसके जितने भी एबिलिटी है उसके अंदर है, उसका मतलब क्या होगा, हमें प्रस्तुति नहीं मिलेगा, हमारे सामने नहीं आएगा। उससे क्या होगा, जब स्टैंडर्ड टेस्ट यानी एग्जाम लेंगे तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है केवल पढ़ाई में कैसा है इसी का हम केवल टेस्ट ले सकते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ए भी गलत है क्योंकि वहाँ से सब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट नहीं, कंसेप्चुअल यहाँ पे नहीं होता है।
दो, ये क्या होता है जब स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, जो वर्ष के अंत में एग्ज़ाम होता है उसी को स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 18 में दिया है अ चाइल्ड परफॉर्म्स द सब्ट्रैक्शंस एंड एडिशन प्रॉब्लम्स इन फॉलोइंग वेज, यानी एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। आइए देखते हैं कैसे करता है। तो 6 में से 3 घटा रहा है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और 6 + 4 कर रहा है तो उसका आंसर 10 आ रहा है। लेकिन मतलब ये एडिशन तो सही कर दे रहा है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन जो घटाव है वो गलत कर रहा है। फिर 2 + 7 9 कर दिया, ये जोड़ सही कर दिया, लेकिन घटाव अगले बार देखेंगे तो 9 - 7 9 - 7 = 3 ला दे रहा है, यानी इसको घटाव नहीं आ रहा है। यानी क्या कर रहा है, ये घटा नहीं पा रहा है। जोड़ने के लिए तो जोड़ दे रहा है, लेकिन घटाने के लिए घटा नहीं पा रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग concepts are begin incorrectly applied by the children in the above situation, यानी उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे हमको 4 अवधारणा दिया है, इसमें से कोई एक अवधारणा है जो बच्चा कर रहा है। पहला हमारा क्या है, प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान। यहाँ पे कोई स्थानीय मान की बात नहीं की गई है, तो हमारे ये ऑप्शन गलत हो गया। जो बी है, प्रोपोर्शनैलिटी, यानी समानुपातिका, यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात कोई नहीं की गई है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। काउंटिंग बैकवर्ड, बिल्कुल सही बात है। ये क्या कर रहा है, काउंटिंग बैकवर्ड मतलब क्या कर रहा है, पश्चगामी, यानी पश्च से मतलब पीछे की तरफ वो गिनती नहीं कर पा रहा है। 6 में से 4 घटाना है तो उसको घटाव नहीं आ रहा है, मतलब वो ऊपर तक चला जा रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा है। उसको ऊपर जाना, 6 + 4 होता है 10, उसको पता है, लेकिन 10 - 6 4 होगा, ये उसको नहीं पता हो रहा है, मैंने पता नहीं है मतलब वो कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंटिंग बैकवर्ड वो नहीं कर रहा है, पीछे की तरफ वो गिन नहीं पा रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जोड़ तो सही कर रहा है, लेकिन जो घटाव है वो गलत कर रहा है। ये घटाव है, ये गलत कर रहा है, यहाँ पर नीचे घटाव है, ये गलत कर रहा है। तो उसको मतलब पीछे की तरफ की जो गिनती है वो नहीं मतलब कर पा रहा है। जैसे हम लोग बचपन में थे तो ये थी होता था ना, आप लोग भी होंगे तो काउंटिंग किए होंगे, 100 99 98 97 96 95 ऐसे करके 0 तक आते थे। 1 से 100 तक तो सब लोग गिन लेते हैं, लेकिन जब उल्टा जब गिनने की बात आती है तो बहुत लोग, कम ही लोग होते हैं, बहुत मतलब लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जो गिन नहीं पाते हैं, उल्टा पीछे की तरफ नहीं गिन पाते हैं। तो यही दिक्कत यहाँ पे बच्चे को है कि वो उल्टा यानी पीछे की तरफ नहीं गिन पा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग याद रखिएगा क्या है, वो पीछे की तरफ नहीं गिन पा रहा है। अगर घटाव नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है, उसको पीछे की तरफ नहीं गिन पा रहा है। क्वेश्चन 19 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट रिलेवेंट फॉर असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, यानी निम्न में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक कौन सा है। यानी जब गणित का आकलन कर रहे हैं, बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, तो उस समय जब उनका आकलन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे निम्न सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है वो देखना है। तो पहला कर रहा है चेक फॉर जस्ट सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिक्स प्रोफिशिएंसी रेदर दैन इट्स वैल्यूड एस्पेक्ट्स, यानी गणितीय क्षमता में पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उनके महत्वपूर्ण या मूल्यवान पहलुओं का। यानी जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको छोड़ के बाकी और सब कीजिए कि कौन बच्चा है वो जोड़ घटाव बस कर लेता है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इस ऑप्शन में क्या दिया है कि मैथ केवल पढ़ाना है, किस लिए, क्योंकि सेपरेट कंपोनेंट किया जा सके, उसके प्रोफिशिएंसी को देख सके, उसके जो महत्वपूर्ण बात है उसको छोड़ के बाकी और कुछ देखेंगे। तो यही सबसे कम रेलिवेंट होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम प्रासंगिक यानी लिस्ट रिलेवेंट पूछा हुआ है, तो यही होगा। और सारे देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण मैथ पढ़ाने के महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट दिया होगा, जैसे ऑप्शन बी में दिया है कि मेजर व्हाट इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट व्हाट इज इजी टू मेजर, यानी जो महत्वपूर्ण है उसको मापिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको मतलब उसको रिस्पेक्ट दीजिए। ये नहीं कि जो आसान है उसको मापने चले जाइए, उसका मापन कीजिए, मेजर कीजिए। तो ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, ये मैथ पढ़ाने का क्या है महत्वपूर्ण पहलू है। जो तीसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन असाइनिंग मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी गणितीय समझ के आकलन के लिए खुले सिर वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। ओपन एंडेड आप लोग को बताए थे ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसके बहुत सारे आंसर हो, मतलब एक आंसर ना हो
कि मतलब कह दीजिए कि दो नंबरों का योग 20 है तो वो नंबर कौन कौन है। तो 11+9 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 12+8 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 10+10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब एक इसमें कहा है बहुत सारे हमको आंसर मिल जा रहे हैं कि हम इतना इतना जोड़ेंगे तो 20 आएगा, इतना इतना जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और क्लोज एंडेड क्या होते हैं, क्लोज एंडेड का मतलब होता है क्या कि वहाँ पे केवल एक ही आपको आंसर मिलेगा। जैसे दे देगा 12 प्लस डैश इजकल टू 20। तो यहाँ पर केवल एक देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब देखेंगे तो केवल एक 12+8 इजकल टू 20 होगा। यहाँ पर अब दूसरा को मतलब दूसरा अंक रखेंगे तो हमारा ये आंसर 20 जो है ये नहीं आएगा। तो वही है, क्लोज एंडेड में क्या होता है, एक मतलब हमारा आंसर सही होता है, लेकिन ओपन एंडेड में बहुत सारे हमारे आंसर मिलते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये भी। और जो यहाँ पर क्लोज एंडेड दे देता तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। जो तीसरा है, सॉरी जो चौथा है वो क्या है, असेसमेंट शुड प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर एंड टीचर, यानी आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ता के प्रति पुष्टि प्रदान करनी चाहिए। यानी कोई टीचर है वो क्या बच्चे का असेसमेंट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि वहाँ पे क्या मतलब उसने क्या क्या कमियाँ हैं और उसको कैसे दूर किया जाएगा। तो ये लिस्ट रेलिवेंट नहीं है, ये मोस्ट रेलिवेंट है। हमसे क्या पूछा है, लिस्ट रेलिवेंट यानी कम प्रासंगिक पूछा है, तो यही हमारा फर्स्ट राइट आंसर होगा। ये सारे हमारे राइट आंसर नहीं होगा। अगर जो मोस्ट पूछता है तो ये भी आंसर सही हो जाता है, सी भी हो जाता है और डी भी हो जाता है। लेकिन हमसे कम प्रासंगिक वाला चीज़ पूछा है तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 में है, क्वेश्चन 20 में देखिए, क्वेश्चन 20 में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन 20 में हमारा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो उसको तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। कह रहा है व्हाट वुड बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर यूज ऑफ मैथमेटिक्स गेम इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी स्टेज, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल का उपयोग निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों को हम जब गेम खिला रहे हैं क्या है, गेम खिला रहे हैं, मैथमेटिकल गेम खिला रहे हैं, गणितीय खेल खिला रहे हैं, तो इसमें से कौन सबसे है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। पहला हमारा ऑप्शन है क्या है कि बच्चे चिल्ड्रेन आर गिवन सम टॉयज शोइंग नंबर्स एंड आर अलाउड देम टू प्ले फ्रीली, यानी बच्चे को क्या करना है, बच्चे को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। तो अगर बच्चे को अंक वाला लिखा हुआ दे भी देंगे और उन लोगों को दे देंगे, फ्रीली छोड़ देंगे कि एकदम तुमको खेलना है खेलो, तो वो लोग कुछ सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। क्या होगा, जब टीचर उन लोगों को एसेस करेगा, उन लोगों को थोड़ा गाइड करेगा तब सीख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चे को फ्रीली छोड़ दिया जा रहा है, यहाँ पर फ्रीली छोड़ दिया जा रहा है, तो ये हमारा ज़्यादा वो ये क्या है, अच्छा उदाहरण नहीं है। ये सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है। ठीक है, बच्चे खेलेंगे, इंगेज रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा हमसे पूछा है, सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, बेस्ट हमसे क्या पूछा है, बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है। यहाँ पर देखेंगे तो बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है, तो हमारा पहला नहीं होगा। जो दूसरा है, दूसरा में तो दिया है टीचर इंक्लूड मैथमेटिक पजल्स एंड मैथमेटिकल गेम यूजिंग मटेरियल लाइक शेप, पेबल्स, स्टिक्स इन एवरी डे लेसन टू बुल्ड कंसेप्ट्स, यानी अवधारणा के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन पाठ योजना में गणितीय पहेलियों की आकृति, पत्थर, डंडिया जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेल को सम्मिलित करता है या करती है। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन मतलब वो अपना लेसन प्लान बना के लाएगा, जो चैप्टर पढ़ाना होगा उसके अनुसार बच्चे को क्या देगा, खिलौना देगा जो बना होगा। कोई मतलब जिस दिन सर्कल पर उसको पढ़ाना होगा तो क्या दे देगा, वो ऐसा चीज़ दे देगा जो गोला दिखता हो। तो किसी दिन आयत यानी रेक्टेंगल पढ़ाना होता होगा तो उस दिन क्या दे देगा, ऐसा चीज़ दे देता होगा जो आयत के जैसा दिखाई दे। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो मैथमेटिक्स क्लास में अब मैथमेटिकल यानी गणितीय खेल कराते हैं तो ये सबसे हमको बेस्ट एग्जाम्पल की जो चैप्टर हमको पढ़ाना है, जो लेसन हमको पढ़ाना है, उससे रिलेटेड बच्चे को चीज़ें दी जाए और उससे बच्चा खेलेगा तो उसका क्या होगा, उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा और उसको मज़ा भी आएगा। और इससे टीचर क्या होगा, टीचर आसानी से पढ़ा भी देगा, बच्चे को अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। आगे देखेंगे तो आगे क्या होगा, वो राइट आंसर हमारा नहीं होगा, उसे भी देख लेते हैं।
टीचर टीचिंग मैथमेटिक्स इन प्ले ग्राउंड, यानी शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण करा रही है। तो केवल प्ले ग्राउंड जो हमारा मैदान है, खेल का मैदान है, उसमें केवल कराएंगे और उसमें बच्चे को मैथ पढ़ाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी मैथ मैदान में ही बैठ के, फील्ड में ही बैठ के आपको आ जाएगा, प्ले ग्राउंड में ही बैठ के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारा उतना सबसे महत्वपूर्ण में नहीं आएगा। और डी में है टीचिंग चिल्ड्रेन टू प्ले वीडियो गेम एज दीज इनहांस मैथमेटिकल थिंकिंग, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे को वीडियो गेम दे दिया जाइए तो क्या होगा, यहाँ पे पैसिव हो जाएगा, बच्चा क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और निष्क्रिय हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा गलती हो जाएगा। ये भी गलती हमारा और ये था, ये भी उतना रिलेवेंट नहीं था, तो ये भी गलत। हमारा राइट आंसर क्या था, बी था। बच्चे को क्या देना है, जिस दिन जो लेसन प्लान पढ़ाना है उसी के अनुसार बच्चे को क्या देना है, गेम देना है। जो हमारे 21 क्वेश्चन है वो क्या है, 21 में पूछा है कि एट द प्राइमरी लेवल अ टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स मस्ट प्रोवाइड स्कोप 4, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन के अनुसार ही यहाँ पर आंसर लगाएंगे। तो पहला कह रहा है इंटरग्रेटिंग मेनी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन अ सिंगल क्वेश्चन। मेनी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल वाला, जो जटिल होता है, जो अवधारणा मतलब जो हार्ड होता है, जटिल मतलब क्या होता है, जो हार्ड होता है, जो जल्दी से समझ में ना आए उसको मतलब मेनी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, यानी बहुत एक ही क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे जटिल अवधारणा को समझाना है। यानी ये क्वेश्चन होगा, उसमें आप क्या करेंगे, बच्चे को बहुत जितना हार्ड कंसेप्ट है सारा समझा देंगे, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा करेंगे तो बच्चा एक ही दिन में पढ़ाई छोड़ के भाग जाएगा, कल से आएगा ही नहीं। तो ये हमारा पहला ये थी क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी में है अलॉट ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना। ये पुराने ज़माने में होता था कि जब कुछ होता था तो गलती होता था तो बच्चे को दे देते थे कि 20 बार लिखो। ये पुराने ज़माने का है, नए ज़माने में नई कहानियाँ होगी। तो ये हमारा ऑप्शन अभी गलत है। ऑप्शन सी में है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, क्योंकि संदर्भ में जब भी बात होगी तो वो अच्छी बात होगी। मैथ में क्या होगा, जो समस्या होगा जो उसके संदर्भ में दिया जाएगा। जैसे किसी बच्चा को मतलब ऐड नहीं आ रहा था, जब एडिशन पढ़ाएंगे तब ऐड का क्वेश्चन उससे पूछेंगे। ये नहीं कि एडिशन यानी जोड़ पढ़ा रहे हैं और बच्चे से भागा पूछ देंगे। तो ये कंसेप्ट मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, उसके बच्चे को और मतलब उसके संदर्भ में नहीं होगा। और डी में है प्रैक्टिस फॉर्मल एल्गोरिदम, यानी औपचारिक कलन विधि का अभ्यास कराना। ये फॉर्मल क्या है, फॉर्मल हमारा नेगेटिव वर्ड है, आप लोग जानते ही हैं। तो फॉर्मल कभी नहीं होता है, फॉर्मल जब भी आएगा तो वो नेगेटिव वर्ड होगा। तो ये भी हमारा गलत है, यानी हमारा ऑप्शन सी ही गलत। क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 थोड़ा सा बड़ा है तो इसको छोटा हम कर लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम ऑप्शन को देखेंगे। कर रहा है अगर आप लोग मतलब साफ ना दिख रहा होगा तो आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिख जाएगा। नेशनल टेक्स्ट बुक्स विथ लोकल कंटेंट and flavor in the light of national education policy 2020 which of the following represent the meaning of given statement, यानी स्थानीय विषय वस्तु में अवसादवाद के साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन को निरूपित करते हैं। मतलब कह रहा है कि जो नेशनल बुक टेक्स्ट बुक है, राष्ट्रीय जो बुक किताबें है, उसमें क्या है, लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जाना चाहिए। ये ना कि केवल हम हवा में उड़ेंगे ऐसी बात की जाएगी। ये बात किस में की गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो आया है, उसमें जो ये बात कही गई है कि हमको जो किताब होगा वो कैसे होगा, हम अपने जो लोकल कंटेंट है, जो मतलब जैसे गांव के जो बच्चे हैं, गांव के जो चीज़ों को बुक में सम्मिलित करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी के बारे में पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है उस देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 करके 4 हमारे पास क्या दिया था, स्टेटमेंट दे दिया है, सेंटेंस दे दिया है, 4 वाक्य दे दिया है। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा वाक्य इसके ये जो है इसमें सही है।
तो जो पहला वाक्य है ये क्या है, टीचर शुड आस्क ओनली ओरल क्वेश्चन इन लोकल लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रेन, यानी शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न पूछना चाहिए। ओनली क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ए होगा वो उसको काट देंगे, पहले में ही केवल ए है, तो हमारा ऑप्शन ये मतलब ये तो गया, ये कभी आंसर होगा ही नहीं। आगे देखते हैं जो दूसरा हमारे पास क्या है, मतलब क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, बच्चे को केवल उसको ओरल लैंग्वेज मौखिक में ही पूछेंगे, लिखित में नहीं कहने देंगे। यानी कोई बच्चा है उसको केवल ओरल पूछ लेंगे, हो गया बात खत्म, लिखित नहीं होगा कोई, ये कौन सी बात हो गई। ओरल भी होना चाहिए, मौखिक भी होना चाहिए, तो लिखित भी होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है ये गलत है। ऑप्शन 2 में क्या है, ऑल स्कूल टेक्स्ट बुक्स शुड बी ट्रांसलेट इन हिंदी लैंग्वेज, यानी सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों को हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। हिंदी में क्यों अनुवाद करना चाहिए, जिस बच्चे को हिंदी नहीं आता होगा वो क्या करेगा, और हिंदी सारे पुस्तक को कैसे हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। चलिए मतलब और पुस्तकों तो हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, जो इंग्लिश का बुक है उसको कैसे अनुवाद कीजिएगा, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, उसको अनुवाद थोड़े ना करेंगे। तो ये एकदम फालतू बात है, बेवकूफ़ी वाला बात है कि सारे स्कूल में जितने बुक है सबको हिंदी में कर दो, ये तो ऑप्शन 2 जहाँ पे भी होगा वो उसको भी काट देंगे। हमारा ऑप्शन 1 पहले ही कट चुका था, ऑप्शन ए हम पहले ही काट चुके थे, ऑप्शन 2 जिसमें होगा वो उसको भी काट देंगे। तो पहले में भी 2 है तो ये तो कटा ही है। और ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऑप्शन सी में भी क्या है, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी में यहाँ पर 2 नंबर दिया है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। मतलब ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन सी कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है, बी और डी बचा है। तो आइए हम अपना जो थर्ड है वो पढ़ते हैं। जो थर्ड में दिया है, टेक्स्ट बुक इज प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट इज बेस्ट सूटेड टू नीड ऑफ स्टूडेंट एंड कम्युनिटीज, यानी पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थी और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही बात यहाँ पे की गई है कि जो भी किताब बनाया जाए वो किसके अनुसार बनाया जाए, बच्चों के हिसाब से बनाया जाए, उसका जो माने उसकी जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है उसके अनुसार बनाया जाए। यानी जो हमारे समुदाय है, जो हमारा समाज है उसके अनुसार किताब बनाया जाए और बच्चों के अनुसार बनाया जाए। ये ऑप्शन क्या है, थर्ड में बात की गई है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। तो देखते हैं कि 3 कहाँ कहाँ है। तो 3 देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 काट चुके थे, ये दोनों हमारा नहीं हो सकता है। और ऑप्शन बी में देखेंगे तो ओनली 4 दे रहा है, यानी केवल 4 होगा, तो केवल 4 ही का होगा। हमारा 3 वहाँ पे राइट आंसर है, तो 3 हमारा तो ये भी हमारा गलत हो गया। ओनली 4 का, एक मिनट देख, थोड़ा सा ये हम इसको काट चुके थे, ये काट चुके थे और सी काट चुके थे। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ओनली 4 मतलब केवल 4 कह रहा है कि 4 नंबर सही है, तो हम 3 नंबर भी 3 नंबर देखें, 3 भी सही है, और यहाँ पे 3 है, तो इसको हम सही कर देंगे। ये ओनली 4 ही क्यों सही होगा, जब 3 भी सही है तो 3 को भी तो इंक्लूड करेंगे, 4 भी सही होगा। 4 में देखेंगे तो 4 भी अच्छा बात बताया है। क्या कह रहा है, टेक्स्ट बुक सेल कंटेंट डिजायर नॉनसेंस एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल एज फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड नीड, यानी पाठ्य पुस्तक में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछनीय और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या कर रहा है, जो हमारा जो लोकल जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मतलब जो स्थानीय जो चीज़ें हैं उसको भी हमको सम्मिलित करना चाहिए, क्या टेक्स्ट बुक में। यानी हमारा 3 ऑप्शन जो, अरे यार एक मिनट, जो हमारा ऑप्शन ये थर्ड नंबर स्टेटमेंट सही है और 4 नंबर स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो देखेंगे हमारा ऑप्शन डी में यहाँ पर 3 और 4 दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन 23 में क्या दिया है, क्वेश्चन 23 यानी 23 में दिया है, क्लास 5 स्टूडेंट व्हेन आस्क्ड टू कन्वर्ट फ्रैक्शन लाइक 3/10, 7/10, 15/10 etc इंटू डेसिमल नंबर, राइट देम सच एज। 3/10 को क्या लिखे हैं, 1.3 लिखे हैं, 7/10 को लिखे हैं 1.7 लिखे हैं, और 15/10 को क्या किए हैं 2.5 लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हर मिसकंसेप्शन। आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं।
कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्न जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या करता है, 3/10 को क्या कर लिखता है, 1.3 लिख देता है। जो 7/10 है उसको क्या लिखता है, 1.7 लिख देता है। और 15/10 को क्या लिखता है, 2.5 लिख दे रहा है। यानी क्या कर रहा है, देखिएगा तो यहाँ पर 10 + 3 कितना होता है, 13 होके और इसके बीचों में लगा दे रहा है एगो बिंदी। फिर 10 से 7 17, 10 + 3 7 कितना होता है, 17 होता है। फिर उसके बीचों में एगो बिंदी लगा दे रहा है। और 10 से 15 कितना होता है, 25 होता है। फिर देखेंगे तो इसके बीचों में बिंदी लगा दिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो बिंदी लगा रहा है इसमें ये क्या गलती कर रहा है, यही पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है हमारा, ही और सी हैज केयरलेस एटीट्यूड इन द क्लास, यानी कक्षा में उसकी लापरवाह रवैया है। अरे लापरवाह रवैया है तो अब टीचर क्या कर रहे थे, उनको देखना चाहिए था ना कि बच्चा लापरवाही कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन नहीं है, गलत अवधारणा ये नहीं है। क्या कर रहा है, he or she adding numerator and denominator and placing the decimal into middle of the 2-digit number thus obtained, यानी वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है या लगा रही है, यानी वही काम कर रहा है। यही हमारा राइट आंसर है, यानी दोनों को जोड़, अंश और हर को जोड़ दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अंश और हर को जोड़ दिया, 3 और 3 + 10 कर दिया, कितना हो गया, 3 + 10 13 हो गया। और इसको बीचों बीच क्या कर रहा है, ये वो बिंदी लगा दे रहा है। उसी तरह आगे भी देखेंगे तो 10 + 7 17 करके उसके बीचों बीच बिंदी लगा रहा है। तो यहीं यहाँ गलती कर रहा है, अंश और हर को जोड़ दे रहा है और उसके बीच बिंदी लगा दे रहा है। तो यहीं हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग अ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर टू ए प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट, यानी एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। यह प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रणाली विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा भाग होता है ना, ऐसे भाग दिया जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं हम, तो ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ अंक ले लेते हैं 100 कितना 112 ले लेते हैं। और तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिवाइजर, यानी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भाजक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो भाजक। और नीचे जो यहाँ पे आता है वो क्या होता है, हमारा शेषफल होता है। यहाँ पे क्या होता है, शेषफल होता है। नीचे से वाला क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। और यहाँ पे वाला यहाँ पर भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अरे यार, भागफल, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो ये 10 है, जो शेषफल आएगा वो हमेशा इसके नीचे वाला यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 10 से हमेशा छोटा ही रहेगा। यानी क्या है, 10 से हमेशा यहाँ पर जो शेषफल आएगा हमेशा छोटा ही रहेगा। तो यही बच्चे को समझाना है कि जो यहाँ पे हमारा जो यदि क्या है, यहाँ पर जो नंबर है वो शेषफल है, यहाँ पर जो भी आएगा वो यहाँ पर 10 नहीं आ सकता, क्योंकि 10 आएगा तो 10 से यहाँ पर तो कट ही जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर ये 10 से कम होगा, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 6 5 4 3 2 1 हो सकता है। तो यही समझाना है कि बच्चे को कि कभी भी जो डिवाइजर होता है उससे छोटा ही होता है क्या, शेषफल हमारा जो होता है वो होता है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, ऑप्शन क्या क्या है। पहला है यूज मैनिपुलेटिव लाइक पेबल्स, बॉल, टोकन etc टू डिवाइडेड इन ग्रुप्ड इक्वली इन डिफरेंट वे, लेट देम द स्टूडेंट एस्टेब्लिश द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, यानी हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़ और गेंद, टोकन इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों के बराबर समूहों में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दे। बिल्कुल सही बात है, मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन यही सही है। इसमें क्या कह रहा है, मतलब आप जो बच्चे हैं उनको क्या करें, और जो 10 बच्चे हैं तो उन लोगों में 125 को दे दें, क्या टोकन दे दे, और दे सबके बांटने को दे दे। अपने में क्या करना है, उन लोगों को अपने में भाग लगाएंगे, अपना अपना हिस्सा।
यानी बच्चों को क्या करेंगे, खुद अपने में ही क्या करेंगे, बराबरी बराबरी बांटेंगे। उससे क्या होगा, जब देखेंगे कि आज 10 बच्चा है 125 है, तो कितना 12 सब किसी के पास आ जाएगा। उसके बाद देखेगा लोग तो 5 ही बचेगा, तो 5 बचेगा तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा क्या होगा कि हम लोग 10 बच्चे हैं और ये 5 बच्चा है, तो अब क्या हो, ये 5 फालतू हो गया, मतलब हम लोग को 12 ही इक्वली आ सकता है, और ये 5 है तो ये हमारा शेषफल होगा। यानी कि कितना 10 बच्चा था हमारा, 125 कितना था, 125 था हमारा बॉल था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। हाँ, तो 10 से कम 10 हो गया, 2 बचा, यहाँ पर 5 हुआ, 10 से कम 2, ये 10 दूना 20 हो गया, यहाँ पे 5 आ जा रहा है। यानी देखेंगे तो ये 5 किससे छोटा है, इससे छोटा ही है। तो यही बच्चे को कंसेप्ट बताना है कि ये 10 से छोटा ही हमेशा ये भागफल जो होगा हमारा शेषफल होगा, सॉरी रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, ये हमेशा इससे छोटा ही होता है, यही समझाना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यही सही है। जो क्वेश्चन 25 है उसमें दिया है, अकॉर्डिंग टू वैन हीले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द बेसिक लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन ऑफ प्राइमरी ग्रेड। यानी वैन हीले के ज्योमेत्रीय चिंतन में के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यकरण के बुनियादी स्तर का अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर वैन हीले थी, इन्होंने 5 दिया था, वो शुरू होता है कितना से, 0 से, 0 1 2 3 4। जो पहला होता है वो होता है विजुअलाइजेशन, यानी दृश्यकरण होता है। दूसरा होता है एनालाइज होता है, यानी किसी भी चीज़ को देख के एनालाइज करना। जो तीसरा होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मल होता है, FAI होता है, सॉरी इनफॉर्मल होता है। क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, यानी अनौपचारिक होता है। चौथा क्या होता है, औपचारिक यानी फॉर्मल होता है। और पांचवा क्या होता है, रेगुलर होता है। यानी समझ लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। और जो ये 5 लेवल दिए हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होता है, 0 से होता है, इसीलिए ये 4 तक ही जाता है। वैन हीले कितने दिए हैं, 5 दिए हैं। पहला में विजुअलाइजेशन, यानी कि वो किसी भी चीज़ को, जैसे समोसा को देखेगा तो वो क्या ऐसा कहेगा कि मतलब समोसा को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज है। वो रसगुल्ला को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये सर्कल यानी वृत्त है। तो ऐसे इसमें कि बस जो चीज़ें होती है उसको देख के बस उसको मतलब देखेगा और सोचेगा कि हाँ ये क्या है, ये वो ऐसा है। मतलब समोसा है तो किसकी तरह दिख रहा है, वो दिख रहा है और ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, यानी त्रिभुज की तरह। एनालाइज मतलब ये दोनों अब एनालाइज करेगा कि इसके में क्या क्या मतलब चीज़ें हैं वो सामान्य है। जो थर्ड होता है इनफॉर्मल होता है, उसमें क्या करेगा, उसमें वो इसमें संबंध स्थापित करने लगेगा कि ये सॉरी ये जो इनफॉर्मल होता है इसमें क्या करेगा, इसमें इसके दोनों को गुणों को मतलब समझने लगेगा, इसमें संबंध स्थापित करने लगेगा। जो इसमें होता क्या होगा, संबंध स्थापित करने लगेगा। और जो चौथा होता है जो लास्ट हमारा रेगुलर होता है, इसमें क्या करेगा, इससे अब नया चीज़ वो नया कंसेप्ट निर्माण करेगा। तो इसमें केवल पहला कंसेप्ट के बारे में हमको इसके बारे में पूछा है, यानी जो विजुअलाइजेशन हमारा है क्वेश्चन में हमारा यहीं आया है। एक दिन हम क्या करेंगे, वैन हीले के जो हमारा जो ये 5 लेवल दिए हैं इसके बारे में समझ लेंगे, बहुत जल्दी समझ लेंगे। तो पहला जो है उसमें जो हमारा ऑप्शन है क्या है, चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिकल शेप बाय देयर प्रॉपर्टी। यानी बच्चे ज्यामितीय आकृति के उनके गुण धर्मों के आधार पर पहचान करने में सक्षम होंगे। जो अगला है देख लेते हैं, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। जो सेकंड है बी है, कह रहा है एट दिस लेवल द जियोमेट्रिकल थिंकिंग इज कंसर्न्ड विथ डिडक्शन ऑफ थ्योरम। यानी इस स्तर पर ज्योमेत्रीय चिंतन प्रयोग के निगमन से संबंधित होते हैं। जो चौथा है थर्ड है वो क्या है, चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिकल फिगर बाय देयर अपीयरेंस एंड फॉर्म। यानी बच्चे ज्योमेत्रीय आकृति को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। और जो चौथा है क्या कर रहा है, एट दिस लेवल जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग इज कंसर्न विद डिफिनीशन रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। यानी इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन सह ज्यामितीय आकृति के परिभाषाओं से संबंध होता है। तो हमारा देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है,
यही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा कि इसमें क्या है, बच्चे ज्योमेट्री आकृति को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। यानी जब उसको समोसा दिखाया जाएगा तो वो क्या करेगा, उससे वो मतलब देख के समझेगा कि क्या है, ये ट्रायंगल जैसा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। मैंने देख यहाँ पर देख कर क्या कर रहा है, देख कर और उसको पहचान रहा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 द मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर फॉर चिल्ड्रेन एंड नेशन टू इन्विजन दिस इट सजेस्ट टू सपोर्ट अपॉर्चुनिटी लाइक CPD CDP नहीं है, ये CPD है। और पूछा है कि CPD स्टैंड फॉर, यानी CPD का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। कहा है कि राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CDP का अर्थ क्या है, तो CDP का अर्थ क्या होता है, कंटिन्यूअस। हमारा इसका अर्थ के वो मतलब जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी सतत व्यावसायिक और विकास। यानी जो भी क्या हो रहा है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जैसे मतलब ये नहीं है कि टीचर को क्या होना है, अप टू डेट रहना है। जो भी चीज़ें नई नई चीज़ें आ रही है उससे अपडेट रहना है और उसको बच्चे को बताना है। वहीं CPD का यही मतलब है कि टीचर को अपडेट रहना है। उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। 27 में है इवेल्युएशन हेल्प डैश इन डायग्नोसिंग द जनरल एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट एंड प्लानिंग रेमेडियल टीचिंग अकॉर्डिंगली। यानी मूल्यांकन विद्यार्थियों के समान एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों में निदान में उनके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में डैश की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, योजना कौन बनाएगा, हमारा टीचर बनाएगा। ये नहीं कि हमारा पेरेंट यानी माता पिता, एजुकेशनल अथॉरिटीज़ और स्कूल इंस्पेक्टर ये सब नहीं बनाएगा। क्या करेगा बच्चा, वो क्या करेगा, डायग्नोस करेगा और उसके बाद देखेगा कि बच्चे में क्या कमी है और कैसे इसको समझाया जा सकता है। तो वो टीचर क्या करेगा, उसके अनुसार अपना लेसन प्लान बनाएगा, पाठ्य योजना बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा आएगा, यहाँ पे हमारा टीचर आएगा, टीचर TEACHER। अब देखते हैं 28 में क्या दिया। 28 में क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लर्निंग आउटकम फॉर क्लास 1 फर्स्ट स्टूडेंट एज पर NCERT। यानी NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों को निम्न में से कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं है। यानी कक्षा 1 और मैंने कक्षा 1 में जो बच्चा है पहला क्लास में है उसके लिए कौन सा आउटकम मैंने ज़रूरी नहीं है। कर रिकॉग्नाइज एंड राइट नंबर अप टू 50, बिल्कुल ज़रूरी बात है। कक्षा 1 में है तो 50 तक लिखेगा ही, तो ये ज़रूरी है। दूसरा कह रहा है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर अप टू 20 विदाउट रीग्रुपिंग, बिल्कुल सही बात है। 20 तक उसको जोड़ घटाव आना ही चाहिए। कक्षा 1 में है उसको आना ही चाहिए, जोड़ घटाव तो आना ही चाहिए, गिनती और जोड़ घटाव आना ही चाहिए। कह रहे एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे कम प्रतिफल है। जो बच्चा मतलब जो क्या है क्लास 1 में है उसको जोड़ की अवधारणा को गुणा तक विस्तारित करना वो अभी नहीं कर पाएगा। अभी उसको केवल वो जोड़ सकता है, घटा सकता है, लेकिन अब जोड़ और गुना में क्या मतलब उसका कंसेप्ट होता है दोनों में कि दोनों को विस्तार कैसे करना है। दोनों को मतलब जैसे कि देख लेंगे 20 + 20 इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन बच्चे को यहीं अभी समझाएंगे कि 20 इंटू यहाँ पे 2 / 20 है तो इसको 22 से कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 40 आंसर आ जाएगा। तो क्लास 1 का बच्चा अभी ये नहीं सीख पाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या यहाँ पर कह रहा है कि सबसे क्या अगर नोट यहाँ पर लर्निंग आउटकम नोट पूछा है तो ये हमारा नोट होगा। बाकी ये 50 तक गिनती आना चाहिए, 20 तक जोड़ गुना मतलब जोड़ घटाव आना चाहिए, प्लेस वैल्यू ये सब आना चाहिए बच्चे को, लेकिन ये अभी नहीं कर पाएगा। तो हमारा यहाँ पे नोट पूछा है तो गलत का आंसर हमारा गलत ही होगा। तो 28 का हमारा क्या है, 28 का C होगा।
क्वेश्चन 29 में दिया है मिस्टर जोसेफ अ क्लास 5 टीचर हैज़ गिवन एन एक्टिविटी ऑफ ड्राइंग द पिक्चर ऑफ सर्कल एंड सेडिंग इट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। यानी कोई एक टीचर है, जोसेफ टीचर है, एक ऐसे ऐसे सर्किल बनाते हैं और उसके बाद ऐसे करके मतलब इसमें से आधा ये है, इसको क्या कर रहे हैं, भर दे रहा है, इसको काला कर दे रहा है। काला मतलब इसको शैडो कर दे रहा है, ऐसे कर दिए। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कक्षा 5 की एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड या प्रकार का उपयोग कर रहा है। तो पहला हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, दूसरा दृश्यमापिता, चौथा है अभिप्रदर्शन और पांचवा है क्या, तीसरा है अभिप्रदर्शन, चौथा है क्या, सांकेतिक। तो ये क्या किसका कर रहे हैं, दृश्यकरण का, दृश्यमापित का कर रहे हैं, आइकॉनिक का कर रहे हैं। ये ब्रूनर के बारे में पहले नहीं पूछा जाता था, ये इस बार जो ऑनलाइन हुआ है उसमें पूछा है। तो इसीलिए ऑनलाइन वाला जो क्वेश्चन है उसको करना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोग देखिए, जब देखेंगे तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। तो 29 का क्या होगा, बी है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 30 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, यानी निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये पूछना चाहिए। सीधे इसको पूछना चाहिए कि कौन सा कथन गलत है, तब सत्य नहीं है। इतना फालतू करके दिमाग लड़कों का, बच्चों का खराब करता है। तो इसमें से क्या है, इसमें से कोई एक कथन है जो सत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है शेप्स कैन हैव सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट एरिया, यानी आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कोई अगर जो क्या है, कोई एक तार है 40 मीटर का है, मान लेते हैं एक तार है, एक रस्सी है वो 40 मीटर का है, तो उससे हम क्या एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो दोनों का ये क्या एरिया और पेरीमीटर की मतलब सेम हो सकता है और उसका एरिया भी डिफरेंट हो सकता है। जो दूसरा है शेप्स कैन हैव सेम एरिया बट डिफरेंट पेरीमीटर, यानी शेप होगा उसका क्या होगा, एरिया सेम हो जाएगा लेकिन पेरीमीटर अलग हो जाएगा, यानी आकृति का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। जो थर्ड है ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में दिया है मोर देन वन फिगर कैन हैव सेम से एरिया, यानी एक से अधिक आकृति का क्षेत्रफल समान हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मतलब आकृति है, कोई एक शेप है तो उसका ही केवल एक मतलब यदि एरिया होगा। हो सकता है कि कोई और इस शेप है उसका भी एरिया उतना ही आ रहा होगा, वो केवल उसके डायमेंशन पे, उसका जो आयाम दिया है उस पर निर्भर करेगा, उसके अनुसार एरिया और पेरीमीटर बदलता है। जो हमारा ऑप्शन डी है वो कह रहा है वॉल्यूम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द डायमेंशन ऑफ फिगर, यानी कह रहा है किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यानी हम अनुमान क्यों नहीं लगा सकते, अगर जब कोई एक बोतल है और तो उसको देखेंगे तो उसका जब तक हमको हाइट और मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता रहेगा तो हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। अनुमान लगाना ये यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है एस्टिमेट का, कह रहा है यानी अनुमान लगाने के कह रहा है। क्या कर रहा है, अनुमान लगाए, अनुमान की बात की गई। ये नहीं कह रहा है कि एकदम फिक्स बताना है कि अगर जो एक बोतल है उसमें 750 ग्राम आपको क्या पानी आता है तो 750 ग्राम ही आपको बताना है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं अनुमान लगाना है। आप इस एक बोतल को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो अनुमान तो लगा ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कैन नॉट बी एस्टिमेट, यानी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो यही हमारा रॉन्ग दिया है, और रॉन्ग जो चूँकि ये रॉन्ग दिया है तो हमारा यहाँ पर रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग का आंसर हमेशा रॉन्ग होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक दो और क्लास करेंगे इसका मैथ पेडागोजी का तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहला जो क्लास है अभी मैथ के बारे में उतना कंसेप्ट आप लोग का बना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा, थोड़ा सा समझने में उतना समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।